आज हमारा मुस्लिम लॉ की यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार या इसको कहते हैं हम दाय। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग्स अगर कोई भी पर्सन है जिसकी डेथ होती है तब उस कंडीशंस में उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी या उसकी प्रॉपर्टी किन किन लोगों को जाएगी। तो आज का टॉपिक इसी बारे में बात करता है, उत्तराधिकार की। तो फर्स्टली तो हम देख लेते हैं हेरिटेबल प्रॉपर्टी है कौन कौन सी, उत्तराधिकार योग संपत्ति है कौन कौन सी उसमें। तो फर्स्टली जो प्रॉपर्टी उत्तराधिकार होगी वही उसके उत्तराधिकारियों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पेमेंट ऑफ द सर्टेन चार्जेस, तो कुछ भारों का भुगतान होगा। जो हेरिटेबल प्रॉपर्टी होगी उसमें से कुछ चार्जेस होंगे, कुछ भार होंगे, उनका पहले फर्स्टली भुगतान होगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी रिमेनिंग होगी वही प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, उसकी हेरिटेबल प्रॉपर्टी कही जाएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हेरिटेबल प्रॉपर्टी होगी, व्हाट इज़ द लेफ्ट, जो प्रॉपर्टी बची हुई है आफ्टर द डिडक्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय अ मुस्लिम ऑन हिज डेथ इज़ हेरिटेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जो चार्जेस हैं, जो भार हैं, उन सबको काटने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है किसी पर्सन्स की, किसी मुस्लिम्स की मृत्यु के बाद, वो क्या कहते हैं, उसकी हेरिटेबल प्रॉपर्टी कही जाती है, यानी कि विरासत योग संपत्ति कही जाती है उसकी। तो फॉलोइंग द टर्म्स आर एज फॉलोज, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी है, फॉलोइंग चार्जेस हैं जो काट दिए जाते हैं कि उसकी डेथ के बाद। तो पहले तो फ्यूनरल चार्जेस होते हैं, उसके कफन दफन का जो खर्च होता है वो सारा कटेगा यहाँ से। एक्सपेंसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रोबेट एंड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कोर्ट, या न्यायालय से कोई प्रोबेट है और प्रशासन पत्र प्राप्त करने का खर्च है, कोई इस तरह का खर्चेज हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो है तो वो काटा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से। वेजेस फॉर पर्सनल सर्विस टू द डिजीज विद इन 3 months ऑफ हिज डेथ, किसी नौकर या मजदूर को जो मृतक की मृत्यु के पहले 3 महीने के अंदर अगर उसकी व्यक्तिगत सेवा की हो मजदूर ने, तब ऐसी कंडीशन में उसका जो एक्सपेंसेस है, जो उसकी सैलरीज बनती है, वो सारा भुगतान कटा दिया जाएगा। डेप्ट्स लेगेसीज, कोई कर्ज है वो यहाँ से काट दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ द टेस्टामेंटरी पावर्स के अकॉर्डिंग्स वो कटेगा। या कोई भी प्रॉपर्टी है जो गिफ्ट की गई है, वसीयत की गई है, वसीयत की लिमिटेशन के अकॉर्डिंग्स वो प्रॉपर्टी वहाँ पर कट दी जाएगी यहाँ पर। तो ये सारी प्रॉपर्टी कटने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है वो हेरिटेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारी विरासत योग संपत्ति होती है, उत्तराधिकार योग संपत्ति होती है। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, चल और अचल संपत्ति। जब कोई मुस्लिम मरता है तब ऐसी कंडीशन में उसकी जो भी प्रॉपर्टी, चाहे वो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, वो सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार योग प्रॉपर्टी मानी जाती है। एनेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, अब जो मृतक है उसकी जो पैतृक संपत्ति एनेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, पैतृक यानी कि उसके फादर से मिली हुई उसकी प्रॉपर्टीज है, या उसने सेल्फ एक्वायर की है, उसने स्वयं अर्जित की है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टीज़ में मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है यहाँ पर, जबकि हिंदू लॉ में अलग था, डिफ्रेंशिएट किया जाता था। अगर क्या कहते हैं उसकी इस सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तब ऐसी कंडीशन में वो हेरिटेबल नहीं होती थी, उसकी अपनी प्रॉपर्टी मानी जाती थी। जबकि यहाँ पर कुछ यहाँ डिस्टिंग्विश नहीं है, यहाँ पर वो सारी प्रॉपर्टी रिमेनिंग है, तब ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी उत्तराधिकार योग मानी जाती है। नो प्रिजम्पशंस एज टू अ जॉइंट फैमिली, यहाँ पर संयुक्त परिवार की अवधारणा भी नहीं की जाती। जैसे हिंदू लॉ होता है, हिंदू में जॉइंट फैमिली होती थी और जॉइंट फैमिली की कोई प्रॉपर्टी होती थी, एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी, वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। और जॉइंट फैमिली के जितने भी मेंबर हुआ करते थे वो अगर प्रॉपर्टी उन्होंने सेल्फ एक्वायर की और जॉइंट फैमिली के फंड में डाल दिए तब वो सबको मिलती थी। बट यहाँ पर जॉइंट फैमिली का भी कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड की प्रॉपर्टी होगी, और वो सारे चार्जेस काटने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बचती है तब ऐसी कंडीशन, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या स्ववर्जित संपत्ति हो, तब ऐसी कंडीशंस में वो प्रॉपर्टी उत्तराधिकार योग होती है। अब इसके ऊपर कुछ सिद्धांत लागू होते हैं कि कौन कौन से रूल एप्लीकेबल्स होते हैं, कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग, उन सिद्धांतों के अंतर्गत इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशंस किया जाएगा। इसमें 5 रूल्स हैं। एप्लीकेबिलिटीज ऑफ द सर्टेन रूल, द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द सक्सेशंस आर एज फॉलोज, उत्तराधिकार के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए, इन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत उस संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशंस किया जाता है। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पहला है। दूसरा है हमारा रूल ऑफ एक्सक्लूजन, अपवर्जित करने का सिद्धांत, अपवर्जन का सिद्धांत भी कहते हैं।
रूल ऑफ प्रीमोजिनेचर्स, ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत, या एल्डरसन्स का, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डरसन भी कहते हैं इसको। रूल ऑफ वेस्टेड इनहेरिटेंस, निहित दाय का सिद्धांत। और लास्ट है रूल ऑफ स्पेस सक्सेशन, संभाव उत्तराधिकार का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत है, इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। पहला तो है रिप्रेजेंटेटिव का सिद्धांत। ये रूल जो है, जो प्रिंसिपल बेसिस है, वो हिंदू लॉज पे बेसिस, हिंदू लॉ का जो दाय भाग विधि थी या ब्रिटिश दाय भाग विधि थी या रोमन विधियाँ थी, उस पर बेसिस है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कोई भी डेथ होती है किसी पर्सन्स की, किसी भी मुस्लिम पर्सन्स की मौत होती, तब ऐसी कंडीशंस में उसकी प्रॉपर्टी उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगी। तो द प्रिंसिपल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन देयर इज मोर देन वन मीनिंग्स, इट मे बी अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ द डिसाइडिंग्स व्हाट अ पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस। उत्तराधिकार में कौन व्यक्ति इसके लिए एंटाइटल होगा, किस व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी उत्तराधिकार में, योग्य है, उत्तराधिकार योग्य व्यक्ति कौन है संपत्ति में अगर कोई मृतक मरता है, व्हाट पर्सन आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस, ठीक है। और द क्वांटम टू द शेयर ऑन एनी गिविंग द पर्सन्स ऑफ द फुटिंग ही इज द एंटाइटल्ड इनहेरिटेंट। और उत्तराधिकार में उस व्यक्ति का जो उसका उत्तराधिकारी, उसको कितना शेयर मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें रिप्रेजेंटेशन में देखी जाती हैं। उत्तराधिकार कौन, उत्तराधिकार की संपत्ति किसके को मिलेगी, कौन व्यक्ति उत्तराधिकार के योग्य है, और उस व्यक्ति को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये चीज़ देखी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, ए जो है, अगर उसके 2 सन हैं, बी एंड सी हैं, और बी अपने पिता यानी कि ए की जीवन काल में अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर ए के 2 सन्स हैं, बी और सी, और बी की डेथ अपने फादर से पहले ही हो जाती है, और उसके कितने, वो लेफ्ट कितने होते हैं, 2 सन्स छोड़ के जाता है, ई और एफ। तब ऐसी कंडीशन में ए की जब डेथ हो जाती है, तो जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ई और एफ को मिलाकर और बी के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ए की संपत्ति में वही हिस्सा मिलेगा, वही शेयर मिलेगा जो कि ए की डेथ के समय अगर बी आलिव होता, तो उसके जो सक्सीजर्स हैं उनको वही शेयर मिलेगा उसका। तो 2 सन है, तो 2 सन को ए को 1/2 दोनों को शेयर मिल जाएगा यहाँ पर, और बी का जो शेयर है 1/2 वो उसके दोनों सन्स को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में इस प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशंस मान लिया जाता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ एक्सक्लूजन, अपवर्जन का सिद्धांत। एवरी पर्सन इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वॉर्म प्रोवाइड्स इन द बॉर्न आलिव इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट। कोई भी पर्सन है, अगर कोई मदर के वॉर्म में और प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वो आलिव बॉर्न हो रहा है, तब ऐसी कंडीशंस में वो उत्तराधिकार योग्य है, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, अनलेस दिस इज द स्पेसिफिक रूल ऑफ द एक्सक्लूजन। According to rules, exclusion, certain persons are disqualified inherent of the property and other persons, such persons through heirs exclude from the inheritance due to certain impediments imposed of them Muslim law। जनरल रूल तो यही कि अगर कोई पर्सन है मदर के वॉर्म में है और मदर के वॉर्म में से अगर वो आलिव बॉर्न होता है, तब ऐसी कंडीशन प्रॉपर्टी मिलेगा। तो कुछ मुस्लिम लॉ में कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में कोई भी उत्तराधिकारी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी से अपवर्जित कर दिया जाएगा, कि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, यानी कि डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। वो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस हैं, इन सर्कमस्टांसेस में वो पर्सन्स क्या कहते हैं, अपने फादर की प्रॉपर्टी यानी कि उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त करेगा। होमिसाइड, मानव हत्या की है उसने, यानी कि जो अपने फादर है उसी की हत्या कर दी है, किसी और पर्सन की फैमिली हत्या की है, तब ऐसी कंडीशन में उस पर्सन्स को प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता है। इलेजिटिमेसी, अगर इलेजिटिमेट है, अधर्मज है, तब ऐसी कंडीशंस में उस पर्सन्स को प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। स्लेव है, दास है, दासता स्लेवरी, अगर दास है कोई पर, तब ऐसी कंडीशन में उस पर्सन्स को भी प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। डिफरेंट ऑफ रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन का है, यानी कि उस टाइम में जब बॉर्न हुआ था तब उस टाइम में मुस्लिम्स था, बाद में उसने कन्वर्जन कर लिया है और वो अगर मुस्लिम नहीं रहा है, तब ऐसी कंडीशंस में, बट प्रेजेंट टाइमिंग में भारत में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अगर डिफरेंट रिलीजन का है और बाद में कन्वर्जन कर लिया है तो उसको भी प्रॉपर्टी फादर की मिलेगी। डिफरेंस ऑफ द एलिगेंस और कंट्रेरी नॉट, राजभक्ति या देश का भेद है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, रह रहे हैं, कोई एक पर्सन एक सन यहाँ रह रहा है, एक दूसरे कंट्रीज़ में रह रहा है, तब ऐसी कंडीशंस में उसको भी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इसमें रह गया
एस्टॉपिल इन सक्सेशन, एस्टॉपिल का सिद्धांत, विबंधन का संबंध अगर कोई प्रिंसिपल्स है, तब ऐसी कंडीशंस में भी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ, हुजाब जिसको कहते हैं, अपवर्जन का सिद्धांत है, अपवर्जन का सिद्धांत एप्लीकेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और दूसरा है एक्सक्लूजन ऑफ द डॉटर्स फ्रॉम द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस, डॉटर्स है तब ऐसी कंडीशंस में उसको इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर्टी अगर है तो वो नहीं मिलेगी, या टू जो उसके सक्सीजर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है तब इसकी कंडीशंस में उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं डॉटर उस सर्कमस्टेंस में प्रॉपर्टी लेने के लिए एंटाइटल होगी अगर उसके कोई और उत्तराधिकारी नहीं है। अगर उत्तराधिकारी है तब ऐसी कंडीशन में डॉटर को प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ प्रीमोजिनेचर्स, यानी कि ज्येष्ठाधिकार का नियम या रूल्स, या इसको कहते हैं हम एल्डर सन रूल्स। जनरली सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग्स कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि जो उसका एल्डर सन है उसको प्रॉपर्टी कुछ एक्स्ट्रा मिले या उसके लिए कोई प्रॉपर्टी रिजर्व की जाए। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग्स यानी कि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग सभी जो उसके उत्तराधिकारी हैं, चाहे वो एल्डर सन हो या यंगर सन हो, उन सबको प्रॉपर्टी जो होगी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली मिलेगी। जबकि शिया लॉ के अकॉर्डिंग्स ये है कि अगर कोई भी पिता की डेथ होती है तब ऐसी कंडीशन में उसके बड़े पुत्र को, एल्डर सन को, उसके कुछ क्लॉथ्स है स्पेशल, कुछ कुरान है, अंगूठी है उसके पास, या तलवार है, या कोई और वेपन्स है उसके पास, या उसके घोड़े का है हकदार, तो ऐसी कंडीशन में वो एल्डर सन उसका होता है। कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एल्डर सन को ही मिलती हैं शिया के, तो ऐसी कंडीशन वहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट किया गया। अदरवाइज सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट यहाँ पर नहीं किया गया। रूल ऑफ वेस्टेड इनहेरिटेंस, निहित दाय का सिद्धांत, मुस्लिम विधि का ये एक स्थापित नियम है कि संपत्ति कभी निलंबित नहीं रहती, सस्पेंडेड नहीं रहेगी प्रॉपर्टी। जैसे ही उसके फादर्स की डेथ हो जाएगी वो प्रॉपर्टी उसके सक्सीजर्स को पहुंच जाएगी, मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उसी टाइम उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो, प्रॉपर्टी जैसे ही डेथ हो रही है उनके को निहित हो जाएगी, उसमें उसके एब्सोल्यूट ओनर हो जाएंगे वो पर्सन। डिस्ट्रीब्यूट उनको कभी हो रही है या उनका शेयर जो है वो चाहे बाद में ही मिल रहा है तब भी ऐसी कंडीशन में वो पर्सन उसके एब्सोल्यूट ओनर हो जाएंगे और प्रॉपर्टी उनमें निहित हो जाएगी। नेक्स्ट है रूल ऑफ स्पेस सक्सेशन, संभाव उत्तराधिकार। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग्स जो प्रॉपर्टी निहित होती है, कोई स्वामी है, स्वामी कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है फैमिली में, तो उसको ये संभावना रहती है कि इसके फादर के बाद इसकी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, कि इसको एक संभावना बनी रहती है। और ये संभावना कब कंप्लीट हो जाती है? जब उसकी डेथ हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन में स्पेस सक्सेशन रहता है, संभावना बनी रहती है कि उस फैमिली में बच्चा जन्म हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके फादर की प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। तब ऐसी कंडीशन में इसको संभावना का सिद्धांत कहते हैं। अब हु आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस, कौन व्यक्ति संपत्ति के लिए हकदार होंगे? तो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, the heritable property first goes to the relations of the deceased who on basis of their preferential claim have been divided into following three groups। भाई जो सुन्नी विधि के अनुसार जो दाययोग संपत्ति है पहले मृतक के उन रिश्तेदारों को पहुंचेगी, उन रिलेटिव्स को पहुंचेगी, उसके जो विधिमानता के अनुसार, जो अधिमानता के अनुसार प्रीफेंस के अकॉर्डिंग्स है। और प्रीफेंस के अकॉर्डिंग उनको 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया, 3 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रुप है शेयरर्स, अंशधारी। तो दे आर रिलेशंस हुज शेयर्स हैव बीन स्पेसिफिकली फिक्स्ड बाय कुरान, जिनके हिस्से मुस्लिम विधि द्वारा विशेष रूप से कुरान के द्वारा नियत किए गए हैं। कुरान ने उन व्यक्तियों को हिस्सों को निश्चित कर दिया गया। जैसे सन है उनके 2 सन है तो उनके 2 सन के उनके शेयर्स हैं उत्तराधिकारी में। रेसिडरीज, अवशिष्ट, who succeeds to residue if they left after the satisfying the shares, they do not get any fixed share, it is varies according to the residence। जो अंशधारियों में संपत्ति बांटने के बाद जो प्रॉपर्टी रिमेनिंग बचती है, जो अवशेष रहती है, तो वो उत्तराधिकारियों को मिलती है। जो बचे हुए रिमेनिंग, उनको कोई निश्चित अंश नहीं मिलता, उनको कोई फिक्स टर्म शेयर नहीं मिलता, उनको जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी उसी में से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उनको मिल जाती है।
इसमें है लास्ट है डिस्टेंस काइंडर्स, दूर के रक्त संबंधी। तो दे आर दोज रिलेशंस हु आर नीदर शेयर्स नॉर रेसिडुअल, ना तो ये अंशधारी हैं और ना ही ये अवशिष्ट हैं। इनके अलावा जो पर्सन्स होते हैं वो दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनको भी प्रॉपर्टी का कुछ शेयर मिलता है इसके बाद। बट शिया के अकॉर्डिंग, अंडर शिया अकॉर्डिंग, शिया लॉज द हेयर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। शिया लॉ के अंतर्गत इसमें 2 क्लासों को डिवाइडेड किया गया है। एक तो हेयर्स बाय द कॉन्सिग्यूनिटीज, रक्त संबंध उत्तराधिकारी, हेयर्स बाय द स्पेशल केसेस, विशेष कारण द्वारा उत्तराधिकार, हेयर्स बाय द कॉन्सिग्यूनिटी आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो कॉन्सिग्यूनिटी हैं, रक्त संबंधी हैं, उनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। जैसे से इनको इसमें से 3 पार्ट्स में कर दिया, जैसे फसलें आ जाएंगे, फादर आ जाएंगे, चिल्ड्रंस आ जाएंगे, उनके डिसेंडेंट आ जाएंगे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये आ जाएंगे इसमें से। इसके अलावा उसके ब्रदर्स आ जाएंगे, उसकी सिस्टर्स आ जाएंगी, ठीक है, ये लोग आ जाएंगे, या पैटर्नल अंकल्स आ जाएंगे उनके, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें इसके अकॉर्डिंग। तो इनको उन्होंने इस तरह से डिवाइड से कर दिया गया है इनको। तो इस तरह से क्या कहते हैं, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हेरिटेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इस हिसाब से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये टॉपिक्स है, इसको पढ़िए, स्टडी कीजिए। अभी तक क्लास में एग्ज़ाम में तो एक बार भी नहीं आया है, हो सकता है इस बार पूछ ले। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम शायद इंट्रोड्यूस हुआ है, ये अभी 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, ये अभी यहाँ से तो आया तो है नहीं 4th यूनिट से। तो आप चाहें तो इसको तैयार करिए, आप देखिए कि इसको पढ़ के कोई प्रॉब्लम्स होती है आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। और आज के बाद सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ क्वेरी होती है तो बाद में आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आपके आज से सारे लेक्चर ख़त्म और आज से आपकी सारी वीडियोस मुस्लिम लॉ कंप्लीट हो जाता है।